हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए दो नियम दिए थे, जो कि आपके सामने हैं। एक फर्स्ट नियम आपके सामने है और सेकंड नियम भी आपके सामने है। तो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फर्स्ट नियम। ये दोनों नियम है फैराडे के, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हर साल ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं, या फर्स्ट नियम या फिर सेकंड, या दोनों नियम एक साथ भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन नियमों के बेस पे न्यूमेरिकल भी हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि जब किसी बंद परिपथ में से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब हमें इस लाइन को समझना है कि इस लाइन में कहना क्या चाह रहा है। जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए एक क्लोज्ड परिपथ है, क्लोज्ड सर्किट है, जिससे होने वाले चुंबकीय जिससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स कहते किसे हैं? किसी परिपथ से चुंबकीय बल रेखाओं की जो चुंबकीय बल रेखाएं की होती हैं, गुजरती हैं, उससे उससे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, इसका मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। इसमें यही कहना चाह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, इसका मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, तब उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, तो उसमें जाहिर सी बात है एक विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी। यह धारा तब तक प्रभावित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक धारा तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, तो प्रेरित विद्युत धारा का मान भी उसमें बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता रहे। अब आप डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपके सामने एक चुंबक है, जिसका एक सिरा एस है, दूसरा सिरा एन है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये चुंबक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे सामने एक कुंडली है, इस पे बहुत सारे फेरे लिपटे हुए हैं। वो यहाँ नहीं दिखाए हैं, कुंडली है, एक कुंडली है, इस पे तार के बहुत सारे फेरे लिपटे हुए हैं। अब जब एन से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, तो कुंडली से होकर इस प्रकार चली जाती हैं। जब हम चुंबक को आगे पीछे करेंगे, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में करेंगे, या इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में करेंगे, जैसे कि एरो में दिखाई गई हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो कि इस कुंडली से होकर गुजर रही हैं, उनमें लगातार परिवर्तन होगा। जब उनमें लगातार परिवर्तन होगा, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तब इसमें प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। अगर मान लेते हैं इस कुंडली को हम क्लोज्ड सर्किट से जोड़ लें, तो क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, या एम्पियर मीटर लगा हुआ है। अब ये क्लोज्ड सर्किट बन के आपके सामने तैयार हो गया। जब हम चुंबक को आगे पीछे या दाएं बाएं करेंगे, तब इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तब इसमें धारा प्रवाहित होगी, जो कि हम एम्पियर मीटर या गैल्वेनोमीटर पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कथन में क्या कहा गया है और इसका मोटिव क्या है। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। हाँ, तो बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है, अब दूसरे नियम की ओर देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम है वो पहले नियम के ऊपर डिपेंडेंट है। देखते हैं क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहकल मतलब इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का मान चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरा कथन है वो पहले कथन के बराबर ही कहा गया है, बस इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टर्म यूज होने वाला है। वो देखते हैं कैसे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब कहना क्या चाह रहा है, मान लेते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है। मान लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, वो उत्पन्न होता है। अब
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को मान लेते हैं डेल्टा फाई है। मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन डेल्टा फाई है। अब परिवर्तन होगा तो समय के साथ होगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा समय दर को डेल्टा टी। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ई बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें एक बात और कह रहा है कि परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे चिन्ह भी लेना पड़ेगा। ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जब बात दर की आ जाती है तो हमें समय को भी लेना पड़ता है, तो जैसा कि हमने अपॉन में डेल्टा टी लिया है क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है। अब डेल्टा फाई किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई को समझते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा फाई बराबर होगा डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन। डेल्टा फाई बराबर होता है फाई टू माइनस फाई वन के। अब हम देखते हैं डेल्टा टी किसके बराबर होगा, डेल्टा टी बराबर होगा टी टू माइनस टी वन के। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि डेल्टा फाई क्या है और डेल्टा टी क्या है। डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन और डेल्टा टी है समय में परिवर्तन, टी टू माइनस टी वन। अब हम मान लेते हैं कि ये जो कुंडली आपके सामने बनी हुई है इसमें फेरों की संख्या n है। जब फेरों की संख्या n है तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, E बराबर इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स माइनस, जैसा कि यहाँ पे बना सिंबल है जो कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है, माइनस जब चुंबक की फेरों की संख्या कितनी है, n है, तब क्या होगा यहाँ पे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जब हम कुंडली में फेरों की संख्या को n ले लेते हैं तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा, जो कि आपके सामने है। अब सोचने वाली बात है कि हम माइनस चिन्ह क्यों लेते हैं। यहाँ भी माइनस हमने यहाँ लिया हुआ है कि माइनस चिन्ह हम इसलिए लेते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो वैद्युत वाहक बल का विरोध करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का विरोध करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह दिया है। अगर विरोध नहीं करता, सपोर्ट करता, तो हम ई बराबर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी सीधा लिख लेते हैं। हमने माइनस चिन्ह इसीलिए लिया है कि उत्पन्न वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। उम्मीद करता है कि आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।